नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुख करेंगे बुलेटिन की ओर। देहरादून के सलावाला चुनाव कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उनकी ताकत है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का नेतृत्व ऐसा शख्स कर रहा है जिसने काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक मेरे जैसा फौज का सिपाही 4 बार विधायक बन सकता है, काबीना मंत्री बन सकता है। एक एबीवीपी का कार्यकर्ता पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये इस पार्टी की विशेषता है। और इस चुनाव में हमारे एक कार्यकर्ता ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद मतदाताओं का आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस बार मतदान कम होने पर कांग्रेस के जिम्मेदार ठहराया। वहीं अब इस बार पर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के बाद बीजेपी कहीं न कहीं असफल होती दिख रही है, जिसके चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने ज्यादा देखते हैं। जब जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिलता तो वो दहाड़े मार करके रोना भी जानते हैं। अब जनता भाजपा का चाल चरित्र चेहरा भली भांति समझ रही है। जो है, भाजपा चुनाव से पहले लगातार दावा कर रही थी कि 75% मतदान का हमारा लक्ष्य है, 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट जीतेंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। सब दावों की पोल खुल गई। मतदान प्रतिशत इतना कम हुआ कि अब भाजपा को जीत के भी लाले पड़े हुए हैं और अपनी विफलता का ठिकरा वो कांग्रेस पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर डटा रहा और कांग्रेस का मतदाता भी जो है वोट देने के लिए पहुंचा। भाजपा का समर्थक वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकला। और निकलता भी क्यों? क्योंकि 10 सालों से लगातार वो झूठ और जुमले और मन की बात सुन रहा है। उसके मन की बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, जो है उत्तराखंड से पलायन नहीं रुका। जनता का आक्रोश है कम मतदान के रूप में और भाजपा उस सच को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। 4 जून को जब मतदान के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है इनको सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रशासनिक विफलता है, चुनाव आयोग की विफलता है और सरकार की विफलता है, उसे भाजपा स्वीकार नहीं करना चाहती है। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख और समझ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अनुकृति गोसाई के बीजेपी में वापसी पर सवाल खड़े किए हैं। गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहां बताना चाहती हूं कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से। और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का
बोझ उठाने का फैसला कर लिया है, या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर ले, तो कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग गेटिंग का सवाल तो नहीं है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस और बीजेपी सहित गढ़वाल सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इसमें अनिल बलूनी और गणेश गोदयाल कड़ी टक्कर में शामिल हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र में महिलाओं में वोट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि महिलाओं का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्याकांड से सभी महिला सहमी हुई है। पांचों लोकसभा के बारे में आपको महिलाओं का रुझान और युवाओं का रुझान बताना चाहता हूं। महिलाओं ने इस बार गढ़वाल में और उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी का जो जिस तरह से उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और जिस तरह से भाजपा नेता का बेटा उसमें इन्वॉल्व हुआ और जिस तरह से रात को 2:30 बजे उस बंतरा रेस्टोरेंट को जो है नेस्ता नाबूद कर दिया गया, तो सीधे सीधे लोगों को लगा कि यह सबूत मिटाने की साजिश है और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इसमें भागीदारी उनकी है। राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभाग के कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज रोहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है, उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। देहरादून स्थित सचिवालय में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। जो अभी तक का जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप 55.89% जो है अभी जो मतदान प्रतिशत है वो अभी दिखाई दे रहा है, जिसमें अल्मोड़ा 46.94%, जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है। नैनीताल उधमसिंह सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बता दें, यहां बारात से लौट रही कार का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है, तो वहीं अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट। चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन पिछले साल का इस बार रिकॉर्ड टूटा है। अब तक 7 दिनों में 12.48 लाख रजिस्ट्रेशन सामने आया है। पिछले साल एक हफ्ते में तकरीबन 4 लाख ही रजिस्ट्रेशन हो पाए थे। कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 15 अप्रैल से शुरू हुई थी
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। चार धाम यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल आपको बता दें कि 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ये आंकड़ा इस बार बढ़कर तकरीबन 13 लाख तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये 7 दिन में 12,48,000 ये आंकड़ा। कल सिर्फ 1 लाख लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया है। कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पंजीकरण करवाया है श्रद्धालुओं ने। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल सिर्फ 4 लाख लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस बार महज 1 सप्ताह में यह आंकड़ा बढ़कर 13 लाख तक पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, इस बार जो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी मैं चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा की शुरुआत फिर से होने वाली है। वही चार धाम की यात्रा की शुरुआत 10 मई से होगी। इसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारी अभी आज 10 से 15 दिन पहले केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। केदारनाथ का दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने केदारनाथ की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद चूंकि केदारनाथ में इस बार बर्फबारी तो हुई है, लेकिन बर्फबारी कम हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर जो जमी बर्फ है उसको हटाने का काम किया जा रहा है, सीढ़ियों को सही किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ की भी यदि बात करें तो बद्रीनाथ भी एक टीम रवाना हो गई थी। बद्रीनाथ भी टीम के रवाना होने के बाद टीम वहां पर सारे व्यवस्थाओं का जायजा ले रही थी। पूरी तरीके से व्यवस्था को वहां सुदृढ़ कर रही है। वहां पर तैनाती को देख रही है, स्वास्थ्य विभाग को देख रही है, ताकि स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर आकर तैनात रहेंगे। क्योंकि चार धाम की यात्रा उत्तराखंड की भीड़ कही जाती है और देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक साल चार धाम यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटते चला जाता है। जैसे पिछले बार की यदि बात करें तो पिछले बार चार धाम यात्रा में करीब 50 लाख से ऊपर श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे और चार धाम यात्रा का उन्होंने दर्शन किया था। वहीं इस बार महज 10 से 12 दिनों में यदि देखा जाए तो 12 लाख से अधिक लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया है। वहीं आगामी कुछ 10 मई तक कम से कम ये आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की यदि बात करें तो चारधाम यात्रा में जो सबसे अहम व्यवस्था मानी जाती है वो स्वास्थ्य व्यवस्था की मानी जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता। और चारधाम की यात्रा में यदि बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें, तो वो काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण और केदारनाथ की ट्रैकिंग चढ़ाई काफी संघर्षपूर्ण चढ़ाई मानी जाती है, क्योंकि पैदल 22 से 25 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और काफी ठंड का माहौल रहता है। वैसे में व्यवस्था की जायजा की यदि बात करें तो व्यवस्था पिछले बार की व्यवस्था थी कि वहां पर स्वास्थ्य की टीम, डॉक्टरों की टीम, नर्सों की टीम को तैनात कर दिया गया था। वहीं पर गर्म पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोगों को, जब लोग चढ़ाई करते हैं तो ठंड का माहौल रहता है, ठंड का मौसम उसमें होने लगता है पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, तो लोगों को परेशानी होती है। तो ये होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि बात करें 2021 में और 2022 में, तो चारधाम यात्रा में हार्ट अटैक से मरने वाले, दिल का दौरा पड़ के मरने वालों की संख्या भी अधिक रही थी। 2023 से अधिक संख्या 2022 में रही थी। वहीं इस बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह भी तैयारी की जा रही है कि उसी व्यक्ति को ऊपर भेजने की भी बात कही जा रही है, जिसको पहले पूरा चेकअप किया जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन इस बार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अभी यात्रा को शुरू होने में अभी काफी दिन बचे हैं, शेष बचे हैं। तो इन दिनों में भी के पूर्व भी लगातार यात्रा को के लेकर रजिस्ट्रेशन लगभग पूरी हो चुकी है। और मैं आपको दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि हेली सेवा की जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इतने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि अब सीट ही अलॉट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हेली सेवा के रजिस्ट्रेशन को तत्काल रूप से भी बंद करा लिया गया है। वहीं यदि पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए चारधाम यात्रा को लेकर। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में सभी जगह पुलिस को व्यवहार को सतर्क कर दिया गया है। आईबी अलर्ट मोड में कर दिया गया है, एलआईयू को अलर्ट मोड में कर दिया गया है, क्योंकि चारधाम की यात्रा जो की जाती है वो काफी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती है। तो लगातार चारधाम की यात्रा के लिए पुलिस व्यवस्था भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले महज 19 तारीख को लोकसभा चुनाव की समाप्ति हुई है
सभी पोलिंग एजेंट अपने अपने क्षेत्र में गए हैं, सभी अर्धसैनिक बल को भी वापस कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर पुलिस अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में की तैयारी कर रही है, जिसमें वो चारधाम यात्रा जो यहाँ का उत्तराखंड का एक अभिन्न इसको एक पर्व के रूप में माना जाता है, यानी 10 मई से शुरू होकर के दीपावली तक, अक्टूबर तक यह यात्रा चलती है। इस यात्रा में चूंकि बीच में जो समय आता है वो समय आता है बरसात का समय आता है। बरसात के समय में यात्रा में कुछ गिरावट नजर आती है, लेकिन पिछले बार की यदि तुलना करें तो बरसात में भी लोग चारधाम यात्रा के लिए लगातार चल रहे थे, पहाड़ों पर चल रहे थे। वहीं जीएमवीएन की यदि बात करें, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए एक सुविधा का एक सहयोग जायजा लेता है, जिसमें होटल्स है। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों के लिए जीएमवीएन होटल प्रोवाइड करती है, काफी सस्ते में होटल मिलता है। लोग जीएमवीएन में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि जीएमवीएन का कमरा भी काफी अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। और यहाँ पर जीएमवीएन में काफी लोगों को होटल से कम रेट पर ही करवा देता है। तो जीएमवीएन भी पूरी तरीके से तैयार है, जीएमवीएन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपना कमर कस लिया है। और लास्ट में आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड में इस बार जो है वो हर बार जो पर्यटन आते हैं कहीं न कहीं बहुत बहुत शुक्रिया इशरात अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है उसके तरफ भी रुक करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमौली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून में बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी कड़ी चेतावनी दी गई है। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमौली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तमाम ये जिले हैं। बागेश्वर, देहरादून में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। 6 जिलों में बारिश की संभावना, कुछ जिलों में तेज हवाओं का रुख। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर 6 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो एक बार फिर उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो बदल रहा है। इसके साथ ही सोमवार और मंगलवार को पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर बारिश का जो संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तेज हवाएं चलने की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जारी की गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मौसम विभाग जो है समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है, और एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के जो 6 जिले हैं वहां पर जो बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का जो है एडवाइजरी जारी की है। तो मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो तमाम लोग हैं, जो पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं, वो थोड़ा अलर्ट मोड पर होकर अपनी यात्राओं को करें। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि 6 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में कई इलाकों में बारिश का भी अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमौली, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट। तो वहीं पर आपको बता दें कि कई जिलों में तेज हवाओं की भी बात कही गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।